Assalamu alaikum students. Students, we are going to continue with second chapter Europe and India, which we have already started in the last lecture. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम लोग बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे कि अलग अलग रिवॉल्यूशन आई, बदलाव आई यूरोप में, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए कि क्या क्या बदलाव आई थी यूरोप में, अमेरिका में। ठीक है। सो अब हम लोग जो है इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे कि हम लोग अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये किस तरीके से अमेरिका ने जो है लड़ा था, किसके लिए, अपने आज़ादी के लिए। अब आज़ादी के लिए लड़ा मतलब वो किसी के कब्जे में होगा। सो वो किसके कब्जे में था? इम्पेरियलिस्ट यूरोप। इम्पेरियलिस्ट यूरोप मतलब यूरोप की ऐसी कंट्रीज जो बहुत पावरफुल थी। तो इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी उसने क्या कर दी, कब्जा कर ली, कंट्रोल कर ली किसको, अमेरिका के कई अलग अलग रीजन्स को। जिस तरीके से हम लोगों के पास स्टेट्स हैं वैसे ही अमेरिका के पास कॉलोनीज थी। तो ऐसे ही करके जो इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उसने अपना कब्जा वो कॉलोनीज में मतलब स्टेट्स में जो है क्या कर दी, एस्टेब्लिश कर दी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब ये जो इंग्लैंड है उसने क्या कितने कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करी, 13 कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करी। कहाँ की? ईस्ट में। कहाँ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट को में 13 कॉलोनीज को उसने क्या कर दी, एस्टेब्लिश कर दी। जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, अब जो पीपल लोग थे, जो लोग थे अमेरिका के, वो इसके खिलाफ क्या हो गए, लड़ने लग गए। ठीक है, क्योंकि उनके 13 जो हम लोग बोल सकते हैं कॉलोनीज है वो किसके कब्जे में चले गई, इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज के। इंग्लैंड ने क्या बोल दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, सो टू सप्रेस दिस कॉलोनी, उसने बोली कि अगर तुमको ये कॉलोनी चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वॉर में जीतना पड़ेगा। और ये आसान काम नहीं था वॉर में इंग्लैंड के साथ लड़ना। तो अमेरिका की जो कॉलोनीज थी उसमें जो है इन लोग ने आर्मी जो बिठाए और उसमें सबसे जो लीडर है वो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में जो है हम लोग बोल सकते हैं अमेरिका ने जो है लड़ाई करी किसके साथ में, यूरोप की कंट्रीज मतलब कि इंग्लैंड। और इंग्लैंड से जो है वो फाइनली जीत गई, वो कौन, अमेरिका। और यही इवेंट को क्या बोलते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो है जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले जो इसका नाम क्या था, अमेरिका था। जब उसको आज़ादी मिल गई फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड से, तो उसने जो अपना नाम क्या रख दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, और वो अपने इंडिपेंडेंट होता है अपने हम लोग बोल सकते हैं फैसले में। ठीक है, उसके अलावा इन लोग का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहा, जैसे कि इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो किससे लिखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। उसी तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और ये लोग किसके पे वर्क करने लगे, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक ऐसी डेमोक्रेसी मतलब फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें जो चीज़ में जो वर्क करते हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी। जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड द एंटायर कंट्री। सेकेंड है अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रेंच में क्या रेवोल्यूशन आई, तो 1789 एडी। ठीक है, जो लोग थे फ्रांस के वो लोग किसके खिलाफ लड़ने लगे, अनजस्ट मोनार्की। मोनार्की मतलब कि किंग जैसे होता है ना वैसी तरीके से एक मोनार्की होता है, वो पूरी ओवरऑल कंट्री को क्या करता है, हुकूमत करता है। तो फ्रांस ने इसके जो है हम लोग बोल सकते हैं प्रति लड़ाई करी। ठीक है, जो अनजस्ट मोनार्की उन लोग के साथ हो रहा था। ठीक है, और फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब कि ये लोग क्या करते थे, अगर इनको ज़मीन में रहना है उस पर्टिकुलर जगह पर तो उनको क्या करना पड़ेगा, वॉर में साथ देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। ठीक है, तो इन लोग ने उसके खिलाफ लड़े और इन लोग ने एस्टेब्लिश किए रिपब्लिक। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इवेंट को, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हम लोगों को 3 प्रिंसिपल सिखा कर गया, वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है किसके, इंडस्ट्रीज़ के, फैक्ट्रीज़ के। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आता है जैसे कि वक्त गुजरते रहता है। वैसे ही जो 18th सेंचुरी के आखिर के पार्ट में जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए, नए नए इनोवेशन आना मतलब कि अलग नई नई चीज़ें आई इन टेक्नोलॉजी में। कहाँ पर, यूरोप में। और अब क्या होने लग गया, प्रोडक्शन किसका होने लग गया, हम लोग जो प्रोडक्शन करते थे पहले लेबर्स को यूज़ करके, मजदूर को यूज़ करके,
अब वो प्रोडक्शन किसके होने लगा, हेल्प विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम। स्टीम के ज़रिए जो है क्या होने लगी, मशीन्स के हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे गुड्स का। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो रिप्लेस हो गई बिग फैक्ट्रीज से। पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत हार्ड हुआ करता था। अब बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज जो है आने लग गई। मशीन्स जो है केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, ठीक है। अब मशीन्स का इस्तेमाल होने लग गया। पहले हैंडलूम्स का मतलब हाथों से कपड़े जनने करते थे, मतलब अब क्या होने किसका इस्तेमाल होने होने लग गया, मशीन्स का। रेलवे और स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टीम से पहले रेलवे चलती थी, तो उसी तरीके से अब जो है रेलवे भी क्या होने लग गई, इस्तेमाल होने लग गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये एज ऑफ मशीन्स जो चालू हुई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे कोई पूछता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, और फिर वो स्प्रेड मतलब फैल गया कहाँ पर, अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट पार्ट में अलग अलग वो जगह पर क्या होने लग गया, फैलने लग गया। अब ये पीरियड के टाइम पर इंग्लैंड जो है उसने इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी मिला उसको। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, ये कहाँ पर आया, इंग्लैंड में। तो उसकी जो है इज्जत बन गई, उसको प्रॉस्पेरिटी मिल गई, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उधर आया था। एंड केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड फैक्ट्री। सबसे सबसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पूरी दुनिया की जो सबसे मेन फैक्ट्री उसको बोला जाता है, किसको, इंग्लैंड को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो है कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया, कैसे। ठीक है, अब क्या हो गए, अलग अलग सी रूट्स, मतलब अब रास्ते जो है अलग अलग बन गए हमारे पास। रास्ते से अगर मुझे फॉर एग्जांपल यूरोप से अमेरिका जाना है, तो अलग अलग जो है सी रूट्स बन गए, जिससे मैं अमेरिका से जो है क्या कर सकता हूँ, यूरोप जा सकता हूँ, या यूरोप से एशिया जा सकता हूँ। तो अलग अलग जो है सी रूट्स बन गए, मतलब रोड बन गए, जहाँ से ये लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैनी ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो गुड्स को क्या करते हैं, बेचते और खरीदते हैं। ये लोग जो है आगे बढ़ने लगे, ठीक है, और अपने जो ट्रेड है वो कहाँ पर करने लग गए, ईस्टर्न कंट्रीज में। ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू ये सी रूट जो बनाए गए थे नए नए जो, ठीक है, तो वो सी रूट्स के इस्तेमाल करके जो है यूरोपियन कंट्रीज से, ईस्टर्न कंट्रीज से क्या करने लग गए, क्या करने लग गए, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेड करने लगे। और ये आसान नहीं था कि एक ही कंट्री अपनी, फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी कंट्री से जो है ट्रेड करेगी, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो अलग अलग नए नए कंट्रीज, दूसरे दूसरे कंट्रीज, मतलब अमेरिका, यूरोप, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब जो है साथ में आने लग गए और ट्रेड करने लगे। ट्रेड मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का बेचना और खरीदना, ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए आ गए। दस, अब इसी की वजह से क्या बन गई, अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज बन गई, ठीक है। जिस तरीके से हमारे कंट्री में ट्रेडिंग कंपनीज है, वैसे अलग अलग जो है कंट्रीज में ट्रेडिंग कंपनीज बन गई, जो खरीदेंगे और बेचेंगे गुड्स को, ठीक है। इसी वजह से राइज हो गया किसका, कैपिटलिज्म का। ट्रेड विद ओरिएंटल कंट्रीज वाज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब ऐसे कंट्रीज हम लोग ट्रेड करेंगे जो जो कि बहुत सही है ट्रेड के लिए, तो ये अपने कंट्री के लिए भी फ़ायदा है और उनके कंट्री के लिए भी फ़ायदा है। और इससे हमारी कंट्री जो है क्या बनेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनेगी, मतलब हमारे इकोनॉमी के लिए हम लोग क्या होंगे, ग्रोथ होगा, अपने पास कंट्री के पास पैसे ज़्यादा होते रहेंगे। हैंस यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन। अब यूरोपियन के जो रूलर्स थे, लोग ने क्या करने लगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना चालू कर दिए। मिलिट्री के थ्रू लोगों को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया उन लोग ने। एंड ट्रेड कंसेशन टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है, अपना फायदा देखने के लिए लोग ने क्या कर दिया, मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो लोगों को, सी रूट्स के थ्रू जो जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, वेल्थ किसका बढ़ गया, यूरोप का, ठीक है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से जो है ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है कि वेल्थ किसका बढ़ गया है, यूरोप का। राइस ऑफ कैपिटलिज्म में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जो प्रॉपर्टी थी, देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया, फॉर्म ऑफ कैपिटल। जैसे कि हमारे पास पैसे होते हैं, तो उसको एक जगह पे मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होने लग गया, ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से के लिए इस्तेमाल होने लग गया। और हम लोग बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आ गया कहाँ पर, यूरोप में। और कैपिटलिज्म हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों को क्या करने लगे, गुड्स का खरीदना और बेचना चालू कर दिया।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर पावरफुल कंट्री क्या करेगी, किसके कब्जे में करेगी, जो डोमिनेट करेगी, किसको कब्जे में करेगी, जो वीक कंट्रीज है उनको। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यूरोप जो है किसको कब्जे में करी है, अफ्रीका को, अमेरिका को, एशिया की कुछ कंट्रीज़ को। तो इम्पेरियलिज्म जो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पावरफुल कंट्री किसके ऊपर कब्जा करेगी, वीक कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, और अलग अलग जो है कॉलोनीज अलग, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था अमेरिका की कॉलोनीज 13 कॉलोनीज किसके कब्जे में चले गए थे, यूरोप की कब्जे में, मतलब यूरोप में क्या, इंग्लैंड, राइट। तो उसके अंडर चले गई थी। उसी तरीके से लोग अलग अलग कॉलोनीज को जो है क्या करते हैं, अपने कब्जे में करते हैं। मैनी कंट्रीज फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्री टू दिस इंपेरियलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशंस। अब एशिया की जो कुछ कंट्रीज, हम लोग भी, वी आर ऑल्सो फ्रॉम द एशियन कंट्रीज, जैसे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में हम लोग भी आते हैं। हम लोग नेपाल, भूटान, ये सब आती है। तो उस वो और अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज है वो किसके खिलाफ लड़ने लगे, इंपेरियलिज्म के। मतलब ये जो पावरफुल कंट्रीज जो है क्या करते हैं, डोमिनेट कर देते हैं किसको, हम लोग बोल सकते हैं कि वीक कंट्रीज को। तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ने लग गए। कौन कौन, अफ्रीका और एशिया। इंपेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब इंपेरियलिज्म कहाँ पर स्टार्ट हो गया, इंडिया में, और उसने किसने किया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे। अब क्या होने लग गया कि कंट्रीज जो थी वो कंपटीशन कर रही थी किसके साथ में, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। क्यों, यूरोपियन कंट्रीज क्या करती थी, कंपटीशन करना चालू कर दिए। ठीक है, फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। इन लोग ने क्या, मोनोपोली मतलब एक ऐसा, हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि एक ही जन का पूरा राज चलना। जैसे कोलगेट का एग्जांपल है कि कोलगेट का पहले अगर मैं बताऊँ तो कोलगेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो वो मोनोपोली था। तो यूरोप क्या चाहती थी कि उसकी ही गुड्स कहाँ पर बिके, सिर्फ इंडिया में, और कोई बेचे ना। तो वो मोनोपोली चाह रहा था। तो 1600 एडी में जो है ब्रिटिश ने क्या करी, एस्टेब्लिश करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पर, इंडिया में। आई रिपीट, ब्रिटिश ने क्या करी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर एस्टेब्लिश करी, इंडिया में, 1682 की, इसलिए सो दैट वो ट्रेड कर पाए, गुड्स का खरीदना और बेचना कर पाए। अब ऑफ कोर्स जब ये काम करी तो उसको किसी ना किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसने परमिशन किससे ली, एम्परर जहांगीर। जहांगीर मतलब कि जो उधर के राजा थे इंडिया के, एम्परर जहांगीर से उन्हें परमिशन लिए और क्या कर दी, एस्टेब्लिश करी क्या, फैक्ट्री, कहाँ पर, सूरत में। अब ऑफ कोर्स ये जो ट्रेड था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं अच्छे से, सूरत में उसने क्या करी, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। अब ट्रेड जो था किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो कहाँ पर वो कैरी होने लग गया, किसके थ्रू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, इंग्लैंड